हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी है और इंडिया में आके कौन कौन से सुधार किए, और आज हम जिस आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं इसमें इनका कितना बड़ा हाथ है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके थोड़े से वर्थ के बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आपको पॉलिटिकल रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो जहाँ पर ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उसको इग्नोर कर देते हैं, ये समझ के कि हाँ ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन हमारे पास हमेशा आ जाता है। तो हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनको उनका जो रियल नेम है वो क्या है। तो महात्मा गांधी जो है उनका नाम है रियल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। क्योंकि इनके जो पिता थे उनका नाम मोहनदास करमचंद जो था उनका पूरा नाम था, तो इसीलिए जो है इनका जो नाम है वो अपने पिता के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि ज़्यादातर जो बेटे होते थे अपना नाम कहीं ऐड करवाते थे, तो उनके फादर नेम या फिर ये भी होता था कि जहाँ पर जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो भी अपने नाम के पीछे लगा लिया करते थे। तो इनके जो पिताजी थे इनका नाम करमचंद था, इसलिए इन्होंने पूरा जो अपना नाम रखा वो मोहनदास करमचंद गांधी रखा था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पश्चिमी भारत में गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। जब हम 1869 की बात करते हैं तो गुजरात जो राज्य था उस समय जो है एक शहर था वहाँ पे पोरबंदर, उस जगह पे जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश भारत के पोरबंदर राज्य के दीवान थे, यानी गुजरात में ही रहते थे। इनकी जो फैमिली थी, पिता थे। और उस वक्त आपको पता है कि ब्रिटिश भारत था, हमारे जो भारत देश था वो आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय इनके जो पिताजी थे वो पोरबंदर राज्य के दीवान के रूप में काम करते थे। उनकी माँ पुतली बाई करमचंद गांधी की जो थे उनकी चौथी पत्नी थी, यानी ये कह सकते हैं कि इनके जो फादर थे उनकी 4 शादियां हुई थी, इसलिए लिखा है कि करमचंद जी की चौथी पत्नी थी। एक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद गांधी जी ने आत्म शुद्धि के साधन के रूप में शाकाहार और उपवास का सख्ती से पालन किया। क्योंकि हिंदू फैमिलीज़ की हम बात करते हैं तो उनके खुद के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं या बहुत सारे व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो ये भी एक हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी फैमिली में रीति रिवाज थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। क्योंकि इनको पहले से ही हम लोग बात करते हैं, जितने हम लोग अपनी आजकल की पीढ़ी इनके बारे में जानती है, ये अहिंसा के बहुत ज़्यादा पुजारी थे। ये हिंसा के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे और बहुत ही सादा जीवन जीते थे। चाहे कितने बड़े भी किसी सभा में चले जाएं, अपना जो भारतीय पहनावा है उसी के साथ ये जाया करते थे। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के बारे में। तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में ये तो बहुत कम है कि इनके 13 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। क्योंकि उससे भी अगर हम पिछले ज़माने की बात करते हैं, पिछले टाइम की बात करते हैं, तो बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। लेकिन गांधी जी की बात करते हैं तो सिर्फ 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी। इनकी जो वाइफ थी वो इनसे 1 साल बड़ी थी, यानी 1 साल बड़ी लड़की से इनकी शादी कर दी गई थी। 1885 में कस्तूरबाई ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो कुछ ही दिन जीवित रहा। बाद में इस जोड़े के 4 बेटे हुए थे, यानी कि इन्होंने जब इनकी शादी हुई तो कुछ टाइम के बाद इनका एक बच्चा हुआ, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद में इनके 4 बेटे हुए थे। उसके बाद इनकी माँ के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा जिक्र इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी जो है हमारे पास होनी भी चाहिए। तो गांधी जी की माँ पुतलीबाई पूरी तरह से धर्म में लीन थी, हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, तो ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मतलब हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। साज सज्जा या गहनों की ज़्यादा परवाह नहीं किया करती थी, क्योंकि जो भगवान में लीन रहता है उसको और पास क्या चीज़ें चल रही हैं या जो भौतिक हमारे सुख होते हैं, जैसे अपना सजना संवरना या इस चीज़ की लालसा रखना, ये चीज़ें नहीं रहती हैं। तो वैसे ही उनकी माँ थी, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि गांधी जी जो एक सादा जीवन जिया करते थे वो अपनी माँ से प्रेरित ही होकर ऐसा किया करते थे। और वो क्या करते थे, अपना
समय अपने घर और मंदिर के बीच ही बाँटती थीं। अक्सर उपवास रखती थीं और जब भी परिवार में कोई बीमारी होती थी तो दिन और रात में खुद को नर्सिंग में व्यस्त रखती थीं। यानी बहुत रिस्पॉन्सिबल इनकी माँ थीं। अगर घर में कोई बीमार हो जाता था तो दिन रात उसकी सेवा किया करती थी ताकि जो भी बीमार हुआ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये क्या करती थी, व्रत भी रखा करती थी। हमारे आज भी हिंदू समाज में देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो सोमवार का या विष्णु भगवान का या और भी भगवान है जिनके व्रत रखते ही रखते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक भारतीय नारी के रूप में हम लोग बात करें तो ये भी व्रत वगैरह रखा करती थी, भगवान जो धर्म है उनमें विश्वास किया करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंतिम समय के बारे में। बाकी आपको पता है कि इन्होंने जो एजुकेशन है वो बहुत बड़े उस पर की थी, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ पर इन्होंने लॉ की डिग्री जो है वो हासिल करी थी। और दक्षिण अफ्रीका में भी उस वक्त गए थे ये। तो वहाँ पर जो जो ब्लैक लोग हैं, जो काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव किया जाता था उसको उन्होंने ख़त्म किया था। और उसके बाद ये 1915 में हमारे इंडिया में आ गए थे। और इंडिया में आते ही इन्होंने देखा कि कितना जो डिफरेंसेस हैं या जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें हैं या जो भारत में जो अंग्रेज बैठे हुए हैं जो भारत को लूट रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसको कैसे सुधार किया जाए ये चीज़ पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। तो काफ़ी सारे आंदोलन जो थे वो उन्होंने चलाए थे। हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गांधी जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो लिखा है कि 29 जनवरी को कट्टरपंथियों में से एक नाथूराम गौडसे नाम का लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति बेरेटा स्वचालित पिस्तौल से लैस होकर दिल्ली लौटा। यानी जो हम नाथूराम गौडसे की बात करते हैं तो ये क्या था, एक कट्टरपंथी था जो कि एक पिस्तौल लेकर अपने साथ दिल्ली आया था। अगले दिन शाम लगभग 5 बजे 78 वर्षीय गांधी जो उपवास के कारण कमज़ोर थे, उपवास के कारण कमज़ोर क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि ये भी उपवास रखा करते थे, प्रार्थना सभा में जाने के लिए बिड़ला हाउस के बगीचे में उनकी भतीजियों द्वारा मदद की जा रही थी। यानी कि वो एक सभा में जा रहे थे, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि 78 उम्र का व्यक्ति व्रत रखता है, खाना नहीं खाता और शाम 5 बजे की बात है, तो जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा तो हड़बड़ाई गई। तो उनकी जो भतीजियाँ थी वो उनको हेल्प कर रही थी उस सभा तक जाने के लिए। तभी नाथूराम गौडसे प्रशंसनीय भीड़ से बाहर निकले, उसके सामने झुके और उसके पेट और छाती में बिल्कुल नज़दीकी से 3 गोलियां मार दी। यानी कि पास में से नाथूराम गौडसे जो था बिल्कुल महात्मा गांधी जी के पास आया, उनके सामने झुका, इस तरह से जैसे वो उनका अनुयायी हो, उनका प्रशंसनीय हो। तो महात्मा गांधी जी को तो यही लगा कि उनका प्रशंसनीय है, लेकिन वो आया, उसने पिस्तौल निकाली और बिल्कुल आमने सामने होकर महात्मा गांधी जी को उसने गोलियां मारी। एक छाती में गोली मारी और उसके बाद कुछ पेट में भी। उसने 3 गोलियां टोटल मारी थी, एक छाती में और जो 2 गोलियां हैं वो पेट में मारी थी। इस वजह से जो है, और ये बात भी कही जाती है कि जब नाथूराम गौडसे उनके सामने झुके थे, महात्मा गांधी जी के सामने झुका था नाथूराम गौडसे, तो महात्मा गांधी जी ने जब उसको गोली मार दी गई थी, महात्मा गांधी जी को जब गोली मार दी गई थी तो महात्मा गांधी जी ने उसके सामने हाथ जोड़ के उसको नमस्कार भी किया था, क्योंकि वो सामने से उनको नमस्कार कर रहा था नाथूराम गौडसे, तो महात्मा गांधी ने गोली लगने के बाद भी उसको नमस्कार किया था। इस तरह के वहाँ जो बातें हैं, वहाँ के जो मौजूद लोग थे उनका कहना है। बाकी नाथूराम गौडसे ने जब गोली मार दी तो उसके बाद की बात करते हैं कि नाथूराम गौडसे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। यानी उसने जब महात्मा गांधी जी को गोली मार दी तो उसने खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश करी, क्योंकि जब कोई कत्ल करता है तो उसे अच्छे से अंजाम पता होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, या तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी या पुलिस वाले पकड़ के उसको बहुत ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे। तो नाथूराम गौडसे को भी यही चीज़ थी। तो उसने जब महात्मा गांधी जी का कत्ल किया, उनको गोलियां मार दी, तो उसने खुद को भी गोली मारने की कोशिश करी लेकिन वो असफल रहा और पकड़ लिया गया और दूर धकेल दिया गया। जबकि स्तंभ उन्मादी भीड़ चिल्ला रही थी, उसे मार डालो, उसे मार डालो, और उसे पीट पीट कर मार डालने की धमकी दी। मई में उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और अगले साल नवंबर में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नाथूराम गौडसे का जहाँ तक मैंने पढ़ा है बुक्स में, ये रीज़न था कि उस वक्त जब महात्मा गांधी जो थे उनकी मृत्यु के दौरान, तो वो क्या कर रहे थे कि वो जो धर्म है, सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों। और
ज़्यादातर उस उनका जो झुकाव था वो मुस्लिम लोगों के लिए भी काम कर रहे थे। तो नाथूराम गॉडसे जो था उसको ये लगा कि जो महात्मा गांधी हैं वो मुस्लिमों के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जाके मुस्लिमों के लिए जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये सोच विचार लेकर जो है नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे थे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद, तो फिर उन्होंने कौन कौन से काम किए। सबसे पहले चंपारण और खेड़ा, चंपारण और जो खेड़ा है वहाँ पर भी उन्होंने काम किया था। और काफ़ी एक जो चौरा चोरी मेरे ख्याल से पूरा नाम है, उसकी घटना हुई थी जहाँ पर पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, बहुत सारे पुलिस वाले मार दिए गए थे। क्योंकि गांधी जी जब भी कोई आंदोलन करते थे तो मेन इनका होता था कि शांतिपूर्ण करना है, हमने कोई खून खराबा कुछ नहीं करना है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के बीच इतना आक्रोश फैल गया कि उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया और बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं वो मारे गए थे। इसलिए ये जब घटना हुई उसके बाद जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो कुछ भी हासिल करना चाहते थे, कोई मांग होती थी तो कभी झगड़े से नहीं करते थे। पर जब ये चीज़ घटना हो गई तो उन्होंने वो वापस ले लिया। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया कि ब्रिटिश में जितने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भारतीय लोग काम कर रहे हैं पूरा असहयोग कर दें कि हम तुम्हारा किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने जॉब छोड़ दी, स्कूल में से बच्चे जो है आने लगे, धरना देने लगे, उनके द्वारा जो कपड़े थे उनको भी उन्होंने वापस ले लिया था। मतलब उनको कपड़ों को जला दिया, उनके वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। स्वराज और नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है और ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर खाने की जान कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसी पे ही कर लगा दिया गया था, क्योंकि इस वक्त कर चला करता था, हर चीज़ पे कर चलता था, तो नमक पर भी कर लगा दिया। तो महात्मा गांधी जी को था कि ये बेसिक चीज़ है हमारे खाने की और उसमें भी हमें कर देना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके खिलाफ काम किया और ये बहुत पूरे 24 दिनों तक पैदल यात्रा करी उन्होंने और एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर उन्होंने जो है वो नमक को बनाया। और जितने भी लोग इनके साथ चलते थे कभी भी इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं जाते थे, वो हमेशा महात्मा गांधी जी को सपोर्ट किया करते थे। तो जब महात्मा गांधी के साथ ये लोग गए, नमक बनाया, इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो है उनके सामने झुक गई, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अब जो भारतीय लोग हैं वो अब हमारा यहाँ पे ज़्यादा रुकना जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिशों को ये एहसास दिला दिया था उसने कि अब उनका ज़्यादा टाइम भारत में नहीं है। उसके बाद है दलित आंदोलन और निश्चय दिवस। देखिए दलित आंदोलन जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा इक्वालिटी की बात क्या करते थे। किसी भी कास्ट का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी क्लास का है, किसी के साथ किसी भी लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब दलित को देखो, आपने पता है कि पहले जो हमारा समाज था वो 4 जातियों में बटा हुआ था। उसमें जो लास्ट की जाति है, जिसमें जो शूद्र जाति के लोग आते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था। जो गांव के मंदिर हैं या जो भी पानी के स्थल है वहाँ से उनका आना जाना बिल्कुल भी बंद था। अगर आ भी जाते थे तो उन्हें कुछ करताल बजा के आना पड़ता था, ताकि जो ब्राह्मण है या उनसे ऊंची जाति के लोग हैं वो उनके करताल को सुनकर उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इन लोगों की परछाई भी अगर हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए वो उन लोगों से दूर रहा करते थे, उनके द्वारा कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लिया करते थे। और जो छोटे मोटे या जो गंदे काम है वही करवाया करते थे। गंदे काम से मतलब है जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाना या नालियाँ साफ़ करवाना या जूते मोची वगैरह का काम करवाना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले ज़माने में हुआ करती थी। आज के टाइम पे तो आपको पता है सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन पहले के टाइम की बातें बता रही हूँ मैं, जो मैंने किताबें में रीड किया हुआ है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें काफ़ी जन धन जो है हमारी हानि हुई थी। लेकिन उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक काफ़ी बड़े तौर पर चलाया गया और इसका ये रिज़ल्ट निकला कि हमारा 1947 में जो है हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। इस तरह से जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश को छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पर यही चीज़ हमारे सामने आ जाती है कुछ के अगर आप के सामने कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, महात्मा गांधी जी में यही सिखा कर चले गए थे कि कोई भी चीज़ अगर सामने आपकी समस्या आती है तो उसका डटकर सामना कम से कम कोशिश तो ज़रूरी करनी चाहिए। तो आपको पता है कि एक बूढ़ा आदमी है, ना कोई शरीर में बल है, ना ज़्यादा कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी सोच के दम पर सब लोगों को प्रभावित करके देश को आज़ाद करवाया उन्होंने, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आजकल के टाइम पे हमारी युवा पीढ़ी की मैं बात करूँ 2 मिनट के लिए, तो यही चीज़ होती है, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको हार जैसा महसूस होता है तो एक महात्मा गांधी जी के बारे में ज़रूर सोचिएगा।
हमारा शरीर जो है अभी पूरा अच्छा है, सख्त है और हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते, है ना? तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिवीजन के हिसाब से भी चलानी पड़ती हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।